नाम दिया था ओवेरियन साइकिल। जब साइकिल यूट्रस में चलेगी उस साइकिल को हमने क्या नाम दिया था? तो हमारे पास दो साइकिल निकल करके आ गई है, ओवेरियन साइकिल और दूसरी यूटेराइन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल होती है वो ओवेरी में होती है और वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स के द्वारा ओवेरियन साइकिल के अंदर हार्मोन्स काम आते हैं, तो हार्मोन्स काम आते हैं कौन कौन से? फटाफट आंसर आने चाहिए आपके। एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। अब हम नेक्स्ट साइकिल की बात करें, यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल कहाँ चलेगी? यूट्रस में, और किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? हार्मोन्स के द्वारा। कौन कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी एक पीरियड्स की, का नाम था रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है? एक ऐसा पीरियड या एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें एक फीमेल अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पीरियड या रिप्रोडक्टिव एज। प्रोडक्टिव एज से कितने तक होता है? 15 to 49 ईयर। फिर हमने बात की थी किसकी? सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। चलो, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या था? फर्स्ट हेलार्की, उसके बाद ह्यूबार्की, उसके बाद हाइट, उसके बाद एडिनार्की और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? मेनोर्की। हिलार्की का मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। चलो, उसके बाद प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं प्यूबिक। उसके बाद हाइट, एकदम से हाइट बढ़ जाती है, और उसके बाद एड्रिनार्की, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मिनार्की, मिनार्की का मतलब फर्स्ट मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद मेनोपॉज, और मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंट स्टॉपेज या सीसेस ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल। यहाँ तक बात कंप्लीट है। फिर हमने बात की थी लास्ट में हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन की प्रेगनेंसी जो होती है हार्मोन्स के बिना नहीं चलती। पूरी प्रेगनेंसी में क्या काम आएंगे? हार्मोन्स। क्या काम आएंगे? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स काम आ रहे थे। पहला हार्मोन था, नाम क्या था? नाम था इसकी फुल फॉर्म गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बारे में आप क्या सीखे थे? सबसे पहले तो हम देखें ये आता कहां से है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस। कहां से आता है ये? हाइपोथैलेमस। काम क्या करता है ये? ग्रोथ एंड डेवलप, ग्रोथ करवाता है और क्या करवाता है ये? डेवलपमेंट। किसका? गोनेड्स का। किसका डेवलपमेंट और ग्रोथ करवाता है? गोनेड्स का। चलो, फिर हमने बात की थी गोनेड्स की। तो गोनेड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ओवेरी एंड टेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? और क्या काम और क्या? ऑफ एफ, ये रिलीज करवाता है किसको?
FSH। इसको रिलीज करवाता है FSH। यहाँ तक बात क्लियर है? गोनेड्स का काम भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना। फिर दूसरे हार्मोन्स की बात की थी हमने, कौन से हार्मोन्स की? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत हमने 3 दिन इसमें खराब कर दिए। ठीक है, FSH तो इसकी फुल फॉर्म बोलो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? पिट्यूटरी। क्या काम करता है? स्टिमुलेट द फॉलिकल्स। इसका मतलब होता है चेंज द immature follicles इन, या फिर हम बोल सकते हैं टू मैच्योर। इसमें चेंज कर देता है ये मैच्योर फॉलिकल्स को, किसमें चेंज कर देता है? मैच्योर फॉलिकल्स। ये किसका काम है? FSH। अब हम यहाँ से और बात करते थे, मैच्योर फॉलिकल्स, जब मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज हो तो मैच्योर फॉलिकल्स है ना, मैच्योर फॉलिकल्स का साइज जो होता है वो कितना बढ़ जाता है? 20 mm का। जब साइज कितना बढ़ जाए? 20 mm की साइज जब हो जाती है किसकी? मैच्योर फॉलिकल्स की। तो उस मैच्योर फॉलिकल्स का हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स। इसका मतलब मैच्योर फॉलिकल्स की साइज कितनी होती है? 20 mm। कितनी होती है? 20 mm। और इमेच्योर फॉलिकल्स की साइज कितनी होती है? 2 mm। जब 2 mm की से की साइज हो जाए 20 की, तो उस फॉलिकल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या नाम दे देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। और इसके अंदर क्या होता है? इट प्रेजेंट या इट हैव, क्या रखती है ये? सेकेंडरी oocyte। क्या रखती है ये? सेकेंडरी। अब फिर हमने नेक्स्ट हार्मोन्स की बात की। देखो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स आ चुकी है। क्या आ गई है? ग्राफियन फॉलिकल्स। हाँ, इसके साथ साथ में हमने एक चीज और सीखी थी कि जो फॉलिकल्स होती हैं, कौन सी फॉलिकल्स? मैच्योर फॉलिकल्स। कौन सी फॉलिकल्स? मैच्योर फॉलिकल्स होती हैं, वो रिलीज करती हैं क्या? रिलीज, या हम बात कर लें यहाँ पे लिखते हैं मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स रिलीज, क्या रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन किसका रिलीज करती हैं ये? एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, तो देखो इसके बारे में क्या क्या सीखे। FSH की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फुल फॉर्म कहाँ से आता है? फ्रॉम कहाँ से आता है? FSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका काम क्या है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, इसका मतलब ये चेंज करता है कि इमेच्योर फॉलिकल्स को टू मैच्योर फॉलिकल्स। किसमें? मैच्योर फॉलिकल्स। तो जो मैच्योर फॉलिकल्स होती हैं वो किसका रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का। इमेच्योर फॉलिकल्स की साइज 2 mm की और मैच्योर फॉलिकल्स की साइज
20 mm की। जब 20 mm की साइज हो जाती है मैच्योर फॉलिकल्स की, तो उसको नाम दे देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी। अब हम तीसरे हार्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हार्मोन कौन था? एलएच। तीसरा हार्मोन आ जाएगा अब एलएच। एलएच की फुल फॉर्म बोलो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग। हाँ, अब हम देखेंगे ये आता कहाँ से है, कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कब आता है? कब आता है? हाँ, चलो ये भी देखना है, इसका काम क्या है? ओवुलेशन करवाना। इट इट अकर ओवुलेशन। ओवुलेशन करवाता है, एंड या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। किसके लिए होता है ये? ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा था ये? फॉर्मेशन ऑफ, बोलो बोलो, फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन करता है? एक तो ओवुलेशन करवा रहा था, देखो लिंक करो स्टोरी को। ग्राफियन फॉलिकल्स बनी। ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे ही बनती है, जैसे ही बन जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर किस मात्रा ज्यादा मात्रा है? एस्ट्रोजेंस की। किसकी मात्रा ज्यादा है बॉडी में? एस्ट्रोजेंस की। और एस्ट्रोजन जब बॉडी में ज्यादा होता है तो वो कहाँ पे जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास संदेश देने। किसको संदेश देने? एलएच को। किसको संदेश देने? एलएच को, कि आ जाओ भाई, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, काम करोगे, ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार हो गई। तो एलएच आएगा, और एलएच को क्या दिखेगी? ये ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या दिखेगी? ग्राफियन फॉलिकल्स। जाते ही ये किस पे काम करना स्टार्ट कर देगा? ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना। जैसे ही एलएच आएगा किसके पास? ग्राफियन फॉलिकल्स के पास, और ये क्या कर देगा? इसको रप्चर। क्या कर देगा? ये रप्चर कर देगा। और रप्चर करने के बाद इसके अंदर जो है सेकेंडरी oocyte, कौन? सेकेंडरी oocyte, वो बाहर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। रिमेनिंग प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इस रिमेनिंग प्रोडक्ट किसने अलग किया? एलएच ने। सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला, और कुछ बचा हुआ प्रोडक्ट था वो अलग हो गया। ये कौन कर रहा है? एलएच। इसका मतलब ये क्या है? कार्पस लूटियम। किसका फॉर्मेशन कर रहा है ये? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन कर। तो देख लो, दो काम हो गए इसके। एक तो इसने ओवुलेशन करवा दिया, एक तो क्या कर दिया? ओवुलेशन करवा दिया, और दूसरा कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन करवा। और एलएच के बारे में इतना जाने थे। हाँ, देखें, एलएच जो होता है वो आता कब है? आता कब है? एलएच
LH present in body on 12th डे। कौन से डे पर आ जाता है ये? 12th डे पर, ठीक है। when कब? जब किसका अमाउंट बढ़ रहा हो? इंक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन बॉडी। जब ज्यादा मात्रा में किसकी मात्रा हो? एस्ट्रोजन्स की, तो उस कंडीशन में हमारा LH बॉडी पर आ जाता है। तो कौन से डे पर? 12th डे। इन मैक्सिमम अमाउंट में, इन मैक्सिमम अमाउंट में कब आ जाता है ये? इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ LH, या फिर हम कहें 12 to 24 आवर्स बिफोर ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के 12 से 24 घंटे पहले ये मैक्सिमम में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? LH। अब हम LH के बारे में जान चुके। देखो इंपॉर्टेंट चीज है क्या ये, LH का काम क्या है? ओवुलेशन करवा, ओवुलेशन करवा, ठीक है। का काम क्या है? कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन करवा, ठीक है। हार्मोन हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन्स कौन सा? नेक्स्ट हार्मोन्स कौन सा पढ़े थे आप? एस्ट्रोजन्स। कौन सा पढ़े थे? एस्ट्रोजन्स, ठीक है। एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स जो होता है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये? फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल्स से। मैच्योर फॉलिकल्स कहाँ से रिलीज होता है ये? मैच्योर फॉलिकल्स। काम कहाँ पर करता है ये? वर्क ऑन यूट्रस। कहाँ पर काम करता है? यूट्रस, ठीक है। वर्क ऑन यूट्रस। उसके बाद क्या काम करता है? क्या काम करता है ये? है? क्या काम करता है बताओ? हाँ, वर्क ऑन यूट्रस। और यूट्रस पे देखो क्या काम करता है। एक तो करवाता है हाइपरप्लेजिया, और दूसरा काम करवाता है हाइपरट्रोफी, ठीक है। किसकी? ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर। हाइपरट्रोफी करवाता है और हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या जाने थे आप? इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल्स का नंबर बढ़ना, और हाइपरट्रोफी का मतलब इंक्रीज साइज ऑफ द सेल। यहाँ तक जान चुके थे। अब नेक्स्ट कौन सा हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आ रहा था? बोलो जल्दी फटाफट। फ्रॉम कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, ठीक है। कहाँ पे काम करता है ये? वर्क ऑन यूट्रस। कहाँ पर काम करता है? यूट्रस। क्या काम करता है ये? चलो तो देखो, एक तो हाइपरप्लेजिया भी करवा रहा है, हाइपर ट्रोफी भी करवा रहा है, और इंक्रीज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड
चलो, सप्लाई बढ़ा रहा है न्यूट्रिशन और ब्लड। आप काम जान चुके थे, इसलिए इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम नए से हार्मोन्स के बारे में आप जान चुके हैं, ये सारे हार्मोन्स काम आए। फिर हम नेक्स्ट आज बात करेंगे मैच्योरेशन साइकिल के बारे में। नेचुरल साइकिल, ठीक है। तो पहले तो हम ये जाने कि मैच्योरेशन साइकिल जो है, मैचुरल साइकिल जो है, ये कितने ड्यूरेशन की। बिल्कुल, नॉर्मल कितनी होती है, अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, है ना, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग हम मानते हैं कितना, 28 डेज का। कितना, 28 डेज का सबका जो ड्यूरेशन है साइकिल का आने का, लगभग एवरेज में हम देखें तो इसका एवरेज निकल करके आता है कितना, 28 नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कितना होता है, 28 डेज। अगर हम रेंज में बात करें तो सबका तो होता नहीं है 28 डेज। अगर किसी का 29 डेज पर साइकिल आ रही है या किसी की 30 डेज पर साइकिल आ रही है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल होगी क्या, नहीं, एबनॉर्मल नहीं हो। ठीक है, अगर किसी की साइकिल जो है वो 26 डेज पर आ रही है या 25 डेज पर आ रही है तो वो भी एबनॉर्मल नहीं होगी। अब एबनॉर्मल मानेंगे हम 28 डेज से, 21 डेज से कम। अगर किसी की साइकिल कितने दिन से कम में आ रही है, 21 डेज से कम। कितने डेज से कम में आ रही है, 21 डेज से कम में। और कितने डेज से ज्यादा आ रही है, 35 डेज से ज्यादा। का मतलब से कम में आ रही है तो एबनॉर्मलिटी, ज्यादा में आ रही है तो भी एबनॉर्मल। दोनों ही कंडीशनों में क्या होगी साइकिल की, एबनॉर्मल। ठीक है, अगर फीमेल आपके पास साइकिल की प्रॉब्लम्स लेकर कभी तो आ जाती है, कभी आ जाती है 28, कभी आ जाती है 34 डेज में, और कभी आ जाती है 30 डेज में। कुछ एक फिक्स टाइम पे नहीं आ रही, एक फिक्स टाइम पर नहीं आ रही। कभी 5 दिन ज्यादा ले लेती है, कभी 2 दिन कम ले लेती है, कभी 3 ले लेती है, कभी तो फिर आ जाती है। पता नहीं कुछ ठीक से नहीं चल रही। तब आप उसको क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, आपको टेंशन पता नहीं, आपकी साइकिल कैसी है, नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर साइकिल आपकी 21 डेज से कम आ रही है, से 21 डेज से कम में आ जा रही है, तब आपको जरूरत है और तब हमारे पास आने की जरूरत। और अगर आपकी साइकिल 35 डेज से ज्यादा ले रही है तब भी हमारे पास आने की जरूरत है। अगर 35 डेज से कम में आ जा रही है या 21 डेज से ज्यादा ले रही है या उससे ऊपर जा रही है तो भी कोई टेंशन। चलो, उसको कहोगे अगर आपकी साइकिल 15 दिन में आ रही है तो भी दिक्कत है, और साइकिल आपकी 40 दिन ले रही है या 35 दिन से ज्यादा ले रही है तो हमारे पास आना है, इससे पहले हमारे पास नहीं आना। तो ये आप संतुष्ट दे दोगे पेशेंट को कि अगर 21 डेज से और 35 डेज के बीच में आ रही है तब आपको घबराने की जरूरत। तो आपने डेज का तो बता दिया,
डेज से तो आपसे संतुष्ट होगी। और भी शिकायत लेकर के आ सकती है महिला, क्या शिकायत लेकर के आ सकती है? सर, जो साइकिल है हमारी, ठीक है डेज से तो बराबर आ रही है, कोई दिक्कत, बट ब्लड का जो अमाउंट है कभी तो बहुत कम आता ही, कभी बहुत, कभी तो बहुत कम आता है और कभी बहुत ज्यादा आता है। क्या दिक्कत है, हो रहा है ना? या मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या जवाब देंगे? उस डाइट अच्छी नहीं, आप पतले से दिख रहे हो। आप पहले ये तो समझाओगे कितना अमाउंट आ रहा है, पहले आप ये तो आप असिस्ट करो मरीज, अमाउंट में ब्लीडिंग आ रही है, कितने दिन तक वो ब्लीडिंग चल रही है, रह रही है, पैड आप यूज कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें जानोगे मरीज से। आप पहले से ही कैसे पता कर लोगे कि उसकी ज्यादा है तो एबनॉर्मल है, कम है तो एबनॉर्मल? आपको तो नहीं पता, सिर्फ वो आपको बता रही है। फिर आपको करना होगा ब्लड लॉस का असेस, ब्लड लॉस का असेस कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, कितना ब्लड आ रहा है। तो नॉर्मल, पहले हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? नॉर्मल का। नॉर्मल ब्लड लॉस एक मैचुरेशन तक हो जाता है, तो कितने तक हो जाता है? तो देखो, अगर एक फीमेल 20 ml भी लॉस कर रही है तो भी वो किसी में है नॉर्मल। किसी का 30 होता है, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 7 होगा, पहुंच जाएंगे कहाँ तक? 80 तक। कहाँ तक? 80। तो आपने देखा होगा सबका ब्लड लॉस अलग अलग होता है, सबका ब्लड लॉस अलग अलग। कोई तो 2 पैड यूज करता है, कोई 4 कर लेता है दिन में, कोई अलग अलग होता है। किसी की साइकिल जो है 5 दिन तक चलती है, किसी की 3 दिन तक चलती है, तक चलती, सबका लॉस अलग अलग होता है। हम एक रेंज रखेंगे, इस रेंज हो रही है तो वो रेंज है या जो ब्लीडिंग है वो कैसी है? नॉर्मल। वो कैसी है? नॉर्मल है। अगर 20 से लेकर के 80 ml तक ब्लड लॉस हो रहा है ना, 20 से लेकर के 80 ml तक ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आपको टेंशन की जरूरत नहीं। अगर 20 ml से कम लॉस हो रहा है, 20 ml से कम ब्लड आ रहा है, तब आपको हमारे पास आने की जरूरत है। और 80 ml से ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा? 80 ml से ज्यादा हो रहा है, तब हमारे पास आने की जरूरत। ठीक है, अगर 20 से लेकर 80 ml तक ब्लड लॉस हो रहा है तब आपको आने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली एवरेज में होता है सबका कितना? 60 ml। कितना? 60। तरह से सेम एवरेज में यहाँ पर साइकिल होती है कितने डेज की? 28 डेज। कितने डेज की? 28 डेज। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? साइकिल का जो रेंज, अगर आपको कोई पूछे आपसे कि साइकिल की रेंज कितनी होती है, कितने डेज से कितने डेज तक? 21 डेज से लेकर के 35 डेज। ठीक है, हाँ डेज अगर ले रही है एक फीमेल तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ब्लड लॉस की बात करें तो कितने से कितने तक? 20 ml से लेकर के 80 ml तक अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो भी क्या है? नॉर्मल। अब हम नेक्स्ट बात करें, एक फीमेल 1 साल के अंदर कितनी मैच्योर साइकिल से, या हम कहें एक फीमेल के अंदर 1 साल में कितनी मैच्योर साइकिल आती आती है? 1 ईयर्स के अंदर
जो मैच्योरेशन साइकिल होती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल 13। कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, 12 नहीं कहोगे, कितनी बोलोगे? 13। ठीक है, फरवरी आपकी 28 की होती है। हाँ, आपके बहुत सारे मंथ होते हैं, कभी 31 के होते हैं, 30 के। आपकी जो साइकिल है, कल साइकिल जो है जाती है एक ईयर में, 1 ईयर में 30 कितनी हो जाती है? 30। अब हम नेक्स्ट बात करें कि महिला की एक रिप्रोडक्टिव एज में, कौन सी एज में? रिप्रोडक्टिव एज में वो कितनी साइकिल से होकर के गुजर जाती? हमने रिप्रोडक्टिव एज बताई थी कब से कब तक? 15 से लेकर के 49 ईयर्स तक। देखो सब में अलग अलग होती है। यहाँ पर कभी महिला की जो मेजरमेंट साइकिल है कभी 42 पे बंद हो जाती है, कभी 50 पे हो जाती है, कभी 43 पे हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है। लगभग फिर भी हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं, कब से कब तक हो जानी चाहिए? 49 ईयर्स तक। कब तक? 49 ईयर्स तक मेजर साइकिल बंद हो जानी चाहिए। तो इस एज के अंदर, एज को हम नाम दे रहे थे कौन सी एज? रिप्रोडक्टिव एज। इस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितनी मैच्योरेशन साइकिल एक मदर रखती है? कितनी रखती है बताओ? कितनी होती है मैच्योरेशन साइकिल? लगभग कितनी हो जाती है? 400। एक फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव एज में कितनी बार मैच्योरेशन साइकिल आ जाती है उसकी? और 400 वो गुजर। बात समझ में आ गई? एक साल में कितनी साइकिल आ जाती है? 13। और पूरी रिप्रोडक्टिव एज में कितनी साइकिल आ जाती है? 4। कितनी आ जाती है? 4। ठीक है। और एक हम बात कर रहे थे महिला के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का आना, वो नाम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हम तभी तो जब आ रहे थे, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे, कौन कौन से? थिलार की, सुबार की, हाइट, एड्रिनार की, मिनार की, ये सारे के सारे क्या है? कैरेक्टर। और इसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी का आना या सेक्सुअल डेवलपमेंट का होना। ठीक है, प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप। कौन कौन सी? देखो, एक तो होती है प्री कॉशियस प्यूबर्टी। वो तो नॉर्मल प्यूबर्टी थी, ये एबनॉर्मल प्यूबर्टी है। कौन सी प्यूबर्टी है ये? एबनॉर्मल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तो आपने देख ली थी, कौन सी? सेक्सुअल डेवलपमेंट में। वो नॉर्मल प्यूबर्टी थी, नॉर्मल प्यूबर्टी। अब हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल प्यूबर्टी। तो एबनॉर्मल प्यूबर्टी टाइप की प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, और दूसरी होगी कौन सी? डिलेड प्यूबर्टी। दूसरी प्यूबर्टी कौन सी होगी? डिलेड प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी किसको कहेंगे? देखो, आपने देखा था कि महिला के अंदर सारे के सारे जो सेक्स, वो सारे के सारे आ जा रहे थे 15 साल के बाद। मदर एक फीमेल है, वो सक्षम हो रही थी के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, अब कौन सी ईयर से? 15 साल। कौन सी ईयर से? 15 साल। 15 साल के बाद हम उसको रिप्रोडक्टिव एज में शामिल कर रहे थे। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? इसका मतलब 15 साल के बाद उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, सेक्सुअल डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाते। अगर 15 साल में नहीं
या फिर 15 साल से पहले ही हो जाए। जरूरी तो है नहीं ऐसा कि अब सर हम 15 साल ही काउंट करें। अब इसके अंदर 15 साल पे ही उसके सर, हाँ मोस्टली सब नॉर्मल अगर है तो 15 साल के बाद स्टार्ट हो जाए। अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो गई तो नॉर्मली थोड़ी ना होगी, एबनॉर्मल भी हो सकती है। दो प्रकार, कौन कौन सी? एक तो प्रीकॉशियस और दूसरी डिलेड। प्रीकॉशियस और डिलेड। अगर प्रीकॉशियस है इसका मतलब प्यूबर्टी पहले आ गई है, प्यूबर्टी पहले आ गई है। आनी तो 15 साल के बाद ही। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कियों जैसे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पहले आ जाती है, पहले का मतलब होता है बिफोर 13 ईयर्स, बिफोर 13 ईयर। अगर 13 ईयर से पहले प्यूबर्टी आ जाए, उस प्यूबर्टी, कौन सी प्यूबर्टी? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। कौन सी प्यूबर्टी? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। लेट प्यूबर्टी को हम वेट करते हैं 13 साल के बाद, वेट करते हैं हम 13 साल के बाद। 14 ईयर्स हो गई, फिर हम 14 में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 15 में भी नहीं होते फिर हम सोचते हैं स्टार्ट हो जाए। 1-2 साल वेट करते हैं, नहीं करते? एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं क्या? नहीं, 1-2 साल वेट करके फिर नेक्स्ट ईयर बार नहीं आए, आखिरकार अगर नहीं आए तो फिर हम वेट ही करते रहेंगे क्या? नहीं, का मतलब वो एबनॉर्मलिटी में शामिल हो जाए। तो डिलेड प्यूबर्टी का मतलब होता है अगर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स 16 ईयर्स के बाद में भी नहीं आते हैं, 16 ईयर्स तक भी नहीं आते हैं और उसके बाद आते हैं, उस प्यूबर्टी को नाम देते हैं कौन सी प्यूबर्टी? डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी 16 ईयर्स के बाद आती है, प्यूबर्टी 16 ईयर्स के बाद आती है तो उस नाम दिया जाता है प्यूबर्टी डिलेड प्यूबर्टी। और 13 ईयर्स से पहले आ जाती है तो उस प्यूबर्टी का नाम देते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। कौन सा नाम देते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो देखो मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होने वाली है, प्यूबर्टी आ चुकी है। तो हमने नॉर्मल प्यूबर्टी की बात करी थी, ईयर्स 15 ईयर्स कि 15 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी आ जाती है और उस प्यूबर्टी को हम नाम देते हैं नॉर्मल प्यूबर्टी। कौन सी प्यूबर्टी? नॉर्मल प्यूबर्टी। इसका मतलब एक फीमेल कौन सी एज में एंट्री कर गई है? रिप्रोडक्टिव एज में। कौन सी एज में? रिप्रोडक्टिव एज। अब इसके अंदर क्या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो गए हैं और अब स्टार्ट हो, मैच्योरेशन साइकिल का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मीनार। चलो मीनार की स्टार्ट करने वाले हैं। तो मीनार की जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मीनार की मैच्योरेशन साइकिल 2 ऑर्गन में चलेगी। कितने ऑर्गन में? 2 ऑर्गन में। और 2 ऑर्गन आपको बता दिए हैं, आप जान, यूट्रस और ओवेरी। तो यूट्रस और ओवेरी में चल रही है तो 2 साइकिल काम आएंगी, एक ओवेरी में और एक यूट्रस में। जब ओवेरी में चलती है तो ओवेरियन साइकिल और यूट्रस में चलती है तो यूट्राइन साइकिल। दोनों साइकिल में हार्मोन काम आ रहे थे अलग अलग। अब हम बात करेंगे मैच्योरेशन साइकिल की फेज। फेज, फेज ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। कितनी फेज में ये मैच्योरेशन साइकिल चलती है? कितनी फेज में ये मैच्योरेशन साइकिल चलती? तो पहली फेज, पहली फेज, पहली फेज का नाम होता है ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज? ब्लीडिंग फेज। और ये जो फेज चलती है कब से लेकर के? 1 से 5 दिन तक। कितने दिन तक चलती है ये? 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज।
तो अब इस साइकिल, इस फेज के अंदर क्या होगा, क्या होगा, इसमें प्रेजेंसी होगी किसकी, प्रेजेंसी ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। किसकी प्रेजेंसी होगी, यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड। क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड। और कौन सा ब्लड, यूटेराइन ब्लड, यूटेराइन ब्लड। अब हम बात करें हार्मोन्स के बारे में। इस एज के अंदर हार्मोन्स का जो लेवल होगा वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कौन से हार्मोन्स का ज्यादा होगा, हार्मोन्स का लेवल कम होगा। ठीक है, तो बताओ कौन से हार्मोन्स का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बिल्कुल कम हो जाए। और कौन कौन सा हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल तो बढ़ा हुआ मिल गया। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हुआ, क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा की तुलना में प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की का लेवल तो कम मिलेगा लेकिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। FSH, LH ये सारे के सारे हार्मोन्स कैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे ही नहीं। FSH और LH हार्मोन्स मिलेंगे ही। ठीक है, और ये जो ब्लीडिंग फेज है इसका ड्यूरेशन रहेगा, आपको स्टार्टिंग में लिखा ही दिया गया है। ड्यूरेशन इसमें कितना तक रहता है, 1 से 5 दिन। और इसमें आपको देखने को मिलेगी वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या देखने को मिलेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग। अब हम नेक्स्ट बात करें दूसरी फेज की। दूसरी फेज जो होती है वो होती है प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज या फिर हम बोल सकते हैं इसको फॉलिकुलर फेज। अब इसमें क्या क्या होने वाला है देखो, तो इसका हम ड्यूरेशन देखें। ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इसका कब से कब तक रहेगा, 5 दिन तक। तो ये हो गया, हमने टोटल एवरेज मान के चली थी कितने दिन की साइकिल, 28 दिन की। तो 28 दिन कंप्लीट करेंगे हम, 28 दिन की साइकिल हमने मान के चल रहे हैं। तो 5 दिन तो ब्लीडिंग को हो गए है ना, वेजाइनल ब्लीडिंग के बाद कौन से दिन से, छठवें दिन से। कौन से दिन से, छठवें दिन से लेकर के कब तक, 14 डेज तक। कब तक, 14 डेज तक। कौन सी फेज, प्रोलीफरेटिव। कौन सी फेज चलेगी, प्रोलीफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, एक तो हो रहा था क्या, चेंजेज इन फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर चेंजेज हो रहा था। तो चेंजेस के अंदर क्या हो रहा था, इमेच्योर फॉलिकल्स जो थी, इमेच्योर फॉलिकल्स किस में चेंज हो रही थी, चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल। इमेच्योर फॉलिकल्स किस में हो रही थी, मैच्योर फॉलिकल। इसका मतलब 2 mm की साइज से कितनी साइज बन रही थी, 20 mm साइज। इमेच्योर, जो मैच्योर फॉलिकल्स होती है, मैच्योर फॉलिकल्स को ही हम क्या नाम दे रहे थे, नॉन एज ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स को ही क्या जाना जा रहा था, ग्राफियन। ये काम हो रहा था। और क्या काम हो रहा था इसके अंदर, हाँ, के अंदर क्या हो रहा था, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन।
ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन विच रिलीज फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जो कि कहां से रिलीज हो रहा था, मैच्योर फॉलिकल। यहां तक बात क्लियर है। हाँ, और इसके बाद क्या हो रहा था, ग्राफियन फॉलिकल्स बन गई, मैच्योर फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, और अब क्या होगा, हाँ क्या हो रहा है, रप्चर, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल बाई प्रेजेंसी ऑफ LH हार्मोन। किसकी प्रेजेंसी में, LH हार्मोन, ठीक है। और क्या हो रहा है, ओवुलेशन, ओवुलेशन अक्कर बाई LH हार्मोन, ओवुलेशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओवुलेशन अक्कर एट 14 डे, कब हो रहा है ये, 14 डे, सो 14 डेज नॉन एज ओवुलेशन डे। कौन सा डे मानते हैं इसको, ओवुलेशन डे। यहां तक बात क्लियर है, काफी थी 4 दिन से। फॉलिकुलर फेज में ये सारे काम होते हैं। अब फॉलिकुलर फेज के बाद इसका मतलब 14 डेज तक की साइकिल हो चुकी है, कब तक की साइकिल हो गई है, 14 डेज तक की साइकिल का मतलब 1 से लेकर 14 डे का काम आप जान चुके हैं, जान गए या नहीं जान गए, 1 से लेकर के 14 डे तक जो काम हो रहे हैं इसके अंदर, वो सारे काम आप जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी फेज, तीसरी फेज, तीसरी फेज का नाम क्या है, ल्यूटियल फेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीक्रेटरी फेज। क्या बोल सकते हैं, सीक्रेटरी फेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। इसका ड्यूरेशन बताओ, पूछा जाता है, ड्यूरेशन इसका 15 से लेकर के, हाँ, हमने नॉर्मल जो माना था वो 28 डेज तक, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं 15 से लेकर के ब्लीडिंग तक, ब्लीडिंग, फर्स्ट ब्लीडिंग फेज तक। अब ये इसको हम निश्चित कर सकते हैं, 28 डेज भी हो सकता है, 29 डेज तक भी हो सकता है, और किसी को 35 तक, है ना, तो इसलिए ब्लीडिंग तक, है ना, तक फेज। और ये जो फेज होगी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इट रिमेन कांस्टेंट। ये फेज कैसी होती है, कांस्टेंट, इस फेज कोई चेंजेज नहीं। आपसे पूछा जाता है कांस्टेंट फेज कौन सी फेज होती है, कांस्टेंट फेज कौन सी फेज को बोला जाता है, ल्यूटियल फेज, और किसके नाम से पूछते हैं, ल्यूटियल फेज के, ल्यूटियल फेज को कौन सी फेज बोलते हैं, कैसी होती है ये, क्या हुआ कल्याण, क्वेश्चन,
कांस्टेंट हो रही हो किसके लिए? नींद के लिए। चेंजेस वेरिएबल पे ध्यान दो, कभी पढ़ने पे टोटली नींद पे ध्यान नहीं देना है, देती रहो। एक झपका ले लिया, एक झोंका ले लिया, हम वापस कांस्टेंट। टोटली कांस्टेंट नहीं रहना है, किस पे? नींद पे। तो बीच में छोड़ लेते रहती हो क्या? करके जाती हो? चाय पूरी और पढ़ाई भी। तो दोनों काम कैसे हो सकते हैं? तुम चाहती हो दोनों काम हो जाए, दोनों काम मत करिए साथ, दोनों में ही आप पीछे रह जाओगी, नींद में भी और पढ़ाई में भी। तो कहाँ पे रहना है अब? बोर्ड पर है ना, बोर्ड पे कांस्टेंट होना है। तो सोचा करो कि मैडम ध्यान सब पे रहे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम कल्याणी? तो फिर हम तो है इसका, दोनों ही काम कर रहे हैं। कि पेज का इस नाम क्या देते हैं? कांस्टेंट पेज। क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट पेज। ठीक है, याद रखना है। हाँ, और पेज में क्या होने वाला है? इस पेज में क्या होने वाला है? क्या बनेगा? हाँ, इस पेज के अंदर किसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। अरे डेज में चेंजेस नहीं आता, डेज में चेंजेस नहीं आता। ठीक है, डेज में चेंजेस नहीं आता। के अंदर जो अमाउंट है वो किसका बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन। किसका अमाउंट बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन का इसके अंदर बढ़ने वाला। जब प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ेगा, इसका मतलब आप जान रहे हैं क्या बनेगा यहाँ? प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। इसका मतलब किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम। तो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? कार्पस ल्यूटियम के बारे में जानेंगे। कार्पस ल्यूटियम के बारे में। कार्पस ल्यूटियम देखो, आप जान रहे थे ये एक यूट्रस है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, और ये आपके पास में क्या है? ओवेरी। ये क्या है? ओवेरी। साइकिल चल रही है, ओवेरी में भी चल रही है और यूट्रस में भी चल रही है। ओवेरी में चल रही है ओवेरियन साइकिल, यूट्रस में तो यूट्राइल। यहाँ पर हाँ, पहले हम फेज पढ़ रहे हैं। फेज में देखो, पहले हम सीख लें है ना फेज कैसे स्टार्ट होंगी। तो यहाँ ओवेरी के पास में होती है फॉलिकल्स। क्या होती है? फॉलिकल्स। मदर जो है, फीमेल जो है वो सक्षम हो गई है किसके लिए? प्यूबर्टी के लिए, है ना। प्यूबर्टी उसकी आ गई है, 15 साल की हो गई है एक फीमेल। अब जैसे ही 15 साल की हो जाती है, प्यूबर्टी जैसे ही आ जाती है, तो वैसे ही हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा पहला हार्मोन जो था, जिसका नाम है GnRH। कौन सा हार्मोन?
GnRH। GnRH हार्मोन जो होता है वो हमारे गोनेट्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? गोनेट्स पर। और गोनेट्स के पास ओवेरी। ओवेरी का क्या करवाएगा ये? ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा देता है और उसके बाद ये किसको भेजता है? FSH। किसको भेजता है ये? FSH को। FSH कहाँ जाता है? ओवेरी के पास। कहाँ जाता है ये? ओवेरी के पास। ओवेरी के पास जाकर के जो फॉलिकल्स हैं, कैसी फॉलिकल्स है ये? मैच्योर। और इसको किसमें चेंज कर देता है ये? मैच्योर। मैच्योर को किस कर देता है? मैच्योर। FSH मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज करके फिर वापस ये चला जाता, वापस ये चला जाता। अब मैच्योर फॉलिकल से रिलीज होता है कौन? एस्ट्रोजन। कौन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा? यहाँ पर मैसेज भेजेगा किसको? LH। LH फिर वापस आएगा कहां पर? इसके पास, मैच्योर फॉलिकल्स। किसके पास? मैच्योर फॉलिकल्स के पास। ठीक है, एच आ गया। अब एस्ट्रोजन जो था, अब एस्ट्रोजन हमारा चला जाता है कहां पर? कहां चला जाता है? यूट्रस। LH हार्मोन ने यहाँ पर क्या कर दिया? इसका रप्चर कर दिया और ये जो है सेकेंडरी साइड को इसने बाहर निकाल दिया। बची हुई प्रोडक्ट जो था इसका नाम हमने क्या दे दिया? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम। ठीक है। अब एस्ट्रोजन आ गया है। अब कार्पस लूटियम क्या है? और ये कार्पस लूटियम किसका सीक्रेशन करेगा? प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। प्रोजेस्टेरोन का। अब प्रोजेस्टेरोन जो है अपना काम करने कहाँ आ जाएगा? यूट्रस। कहाँ आ जाएगा? यूट्रस। ठीक है। अब सेकेंडरी उस साइड जो है ये किसके द्वारा? फिम्ब्राइयों के द्वारा पकड़ ली जाएगी और कहाँ चले जाएगी ये? एम्पुला में। कहाँ चली जाती है? एम्पुला। अब देखो यहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कौन सी सेल आएगी? स्पर्म। स्पर्म सेल आती है और ये स्पर्म सेल जो है वो कहाँ पर आ जाती है? ओवम के पास। कहाँ आ जाती है? फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम दोनों सेल फ्यूज हो जाती हैं तो दोनों सेल ये मिल जाती है। दोनों सेल मिल जाती हैं। जब दोनों सेल मिल जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अपन क्या? क्या बन गया है हमारे पास? जाइगोट। क्या बन गया है? जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, अब हम जाइगोट ही नाम देके चलेंगे। ठीक है। जाइगोट जो है, अब ये जाइगोट हमारा वापस आएगा और अपने घर में आएगा कहाँ पर? यूट्रस में। कहाँ पर आएगा ये? यूट्रस। ठीक है। कंडीशन है ये जब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कार्पस कंडीशन क्या होती है? इफ वो साइकिल, अगर साइकिल आती है तब कार्पस को हमारा हो। अगर साइकिल आती है तो कार्पस लूटियम जो होगा हमारा 21 डेज के कार्पस लूटियम को क्या नाम देंगे? नाम अलग अलग होते हैं। कार्पस लूटियम के नाम चेंज होते चले जाते। 21 डेज तक के कार्पस लूटियम को नाम देते हैं अपन कार्पस हीमोरेजिकम। कार्पस हीमोरेजिकम क्या नाम देते हैं? कार्पस या फिर इसको नाम देते हैं कार्पस पुरियस।
कार्पस स्पूरियम। साइकिल अगर आ रही है, साइकिल अगर आती है तब क्या होता है, बात करें। साइकिल, यहाँ तो साइकिल आएगी नहीं कंडीशन में, यहाँ पर क्या करवा दिया है, फर्टिलाइजेशन। क्या करवा दिया है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर साइकिल, यहाँ पर साइकिल नहीं है। जाइगोट कहाँ क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ना तो यहाँ पर स्पर्म आएगा, यहाँ पर स्पर्म नहीं आएगा। जब स्पर्म नहीं आएगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। अब क्या होगा, अब देख, सेकेंडरी साइड पड़ा हुआ है, साइड पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन काम कर रहे थे लगातार, साइड बेचारा यहाँ आ गया है। भाई उस अपनी जगह पे तो जाएगा, कहाँ पे पहुंच गया, एम्पुला। कहाँ पहुंच गया, एम्पुला। लेकिन उससे मिलने कोई इंतजार किया 14 डेज, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। अब जब मिलने आया तो वो अपने घर पे, भाई जब उसका बुलावा ही नहीं आया तो वो किसी के घर पे जाएगा क्या, नहीं, जाने पे ही तो कोई जाता है, कोई बुलावा नहीं आया, नहीं जाएगा किसी के घर में रह। अब क्या होगा, हाँ, भी आया। अब काम क्यों करें हम, क्यों करें, किस लिए करें, ये करें। जब आया इसका मतलब आता है तो प्रोजेस्टेरोन अपना काम करना बंद कर देता है, कर। तो जैसे ही अपना काम बंद कर देते हैं तो जो एंड्रोमेट्रियम सेल है, एंड्रोमेट्रियम सेल है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, रप्चर होने लग जाती है, डीजनरेट होने लग जाती है। कौन सी सेल, एंड्रोमेट्रियम सेल। जैसे ही डीजनरेट होती है, स्टार्ट हो जाएगी, क्या स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा कार्बन पड़ा हुआ था वो भी कोई हम नहीं चाहता है, वो भी अपना बंद कर देता है। तो काम करेंगे जब जरूरत ही नहीं है। तो कार्पस ल्यूटियम है, यहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पर, ओवेरी के पास। किसके पास है, ओवेरी के पास। ये भी चलेगा नहीं खाना पीना तो ये भी डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। ये तो है, क्या है ये, सैली तो है, ये हो जाती है। और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है इसका नाम चेंज, इस ये भी अपना कलर चेंज करता है। अगर 21 का कार्पस है, साइकिल जब आती है तब, साइकिल जब आती है, ब्लीडिंग कहाँ से आ रही थी, यूट्रस से। ब्लीडिंग कहाँ से आ रही थी, यूट्रस से, इसलिए हम कहते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग। बात समझ में आ रही है, ब्लीडिंग कहाँ से, ओवेरी से नहीं आती, ब्लीडिंग कहाँ से नहीं होती, ओवेरी से। कहाँ से होती है, यूट्रस है। कौन सी लेयर, एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम का होता है, क्या होता है, डीजनरेट, मतलब वापस टूटने लग जाए।
भी क्या आपने देखो पत्ते सूख जाते हैं फिर पत्ते हो जाते हैं। अगर साइकिल आती है 21 डेज के कार्पस कार्पस कम, नाम बोलो, कार्पस हीमोरेजिकम या फिर कार्पस स्पूरियस, कार्पस स्पूरियस के बाद 21 डेज के बाद आफ्टर, हाँ जी डेथ कर जाएगा वो, सेल्स खत्म हो जाता, खाना पीना नहीं है, रहेगा नहीं। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में तो क्या होता है, सेल सेल है ना उसकी एंट्री बंद हो जाती है, हाँ वो रहेगा। उस ट्यूबेक्टोमी में ऐसा नहीं है कि वो ओवेरी का काम खत्म हो जाएगा, वो अपना पूरा काम करेगी बरकरार, ओवम बनेगा, लेकिन मिलन नहीं हो। क्या करते हैं हम, जो वो रोक दें, सेल आएगी, लेकिन हम ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं यहाँ से, इस सेल्स को हम क्या कर देते हैं, बांध देंगे या टाइट कर देंगे, तब उस कहाँ पर, एम्पुला, कहाँ नहीं करेंगे, एम्पुला में, और किसके पास ले जाएगी, ओवम के पास, मिलन होगा नहीं, मिलन नहीं होगा तो जायगोट बनेगा क्या, काम पूरा होता रहेगा, ये पूरा काम होगा, साइकिल आएगी। नहीं, ओवम हो जाता, ऐसा नहीं है, आएगी, कुछ थोड़ी ना हुआ है, तो टमी में फर्टिलाइजेशन करो, अच्छा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन साइकिल, यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, अगर साइकिल आती है, साइकिल आ रही है, उस कंडीशन में कार्पस लूटियम के नाम क्या क्या होंगे वो हम पढ़ रहे हैं। 21 डेज के कार्पस लूटियम को नाम देंगे हम, कौन सा नाम बोलो, कार्पस हीमोरेजिकम, कार्पस हीमोरेजिकम, और या फिर हम बोल सकते हैं कार्पस स्पूरियस, कार्पस। अगर 21 डेज से ज्यादा का है कार्पस लूटियम, 21 डेज से ज्यादा का है, तो उसको नाम देते हैं कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, हम सुना है, कार्पस एल्बिकेंस, कौन से डेज से ज्यादा का है, 21 डेज से ज्यादा का है, कार्पस नाम पड़ जाता है कार्पस एल्बिकेंस। अब इनके कलर भी चेंज, कार्पस लूटियम के कलर भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल कार्पस लूटियम का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का, कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। और जो 21 डेज के कार्पस लूटियम को जब आप देखोगे तो वो जो कार्पस लूटियम है वो मिलेगा आपको पिंक कलर, कैसे कलर का मिलेगा, पिंक कलर का। और जब 21 डेज से ज्यादा का कार्पस लूटियम हो जाएगा, उसका कलर आपको अलग मिलेगा, उसका कलर कैसा मिलेगा, व्हाइट, कैसा मिलेगा, व्हाइट, ठीक है। अगर कार्पस लूटियम व्हाइट कलर का हो जाए, उस कार्पस लूटियम को कौन सा कार्पस लूटियम बोलेंगे, कार्पस एल्बिकेंस। अगर पिंक कलर का हो जाए, कार्पस स्पूरियस या फिर कार्पस हीमोरेजिकम, कार्पस हीमोरेजिक। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कार्पस लूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है,
क्या सीक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, सहायता करता है। अब देखो, जब प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर जाइगोट जब ग्रुप पास आ जाता है, ब्लास्टूला नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टूला। जाइगोट नहीं, जाइगोट से क्या बनेगा? मोरूला, है ना? मोरूला के बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टूला। क्या बनेगा? ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला कहाँ पर आएगा? यूट्रस के पास। कहाँ पर आता है? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ब्लास्टूला जब आ जाता है, उस कंडीशन कार्पस लूटियम हमारा लगातार काम करता है। कार्पस लूटियम, हाँ, बहुत जरूरी। कार्पस लूटियम का लगातार काम करता है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या देता है? न्यूट्रिएंट को। बनाए जो प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट ऐड करता रहे। ये लगातार कब तक करेगा? कार्पस लूटियम के बच्चे बहुत करवा दे का मतलब प्लेसेंटा की तो जरूरत और किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर दूसरी स्ट्रक्चर का निर्माण होने लग जाता है, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी साथ में बनने लग जाता है। जैसे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एम्ब्रियो के साथ साथ में कब बनना स्टार्ट हो जाता है? प्लेसेंटा। दोनों ही एक साथ चलते हैं। तो प्लेसेंटा बन के तैयार हो जाता है कब तक? 3 मंथ तक। कितना टाइम लेता है प्लेसेंटा पूरा बनने में? 3 मंथ। कितना टाइम लेता है? 3 मंथ। 3 मंथ तक ये पूरा बन के तब जाके अपना स्टार्ट करेगा। स्टार्ट स्टार्ट करेगा। 3 महीने तक जो काम करता है, कौन करता है? बात समझ में आ रही है? ये 3 महीने बाद कौन काम करना स्टार्ट कर देगा? लेकिन हर बार काम नहीं, कि पूरा काम ले लेता है कौन? प्लेसेंटा। तो आप एक बार अब वापस अब नोट डाउन करना स्टार्ट करता है, नोट करना हम वापस से फिर रही। आप स्टार्ट करो। ऑब्जेक्ट। इट इन ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड्स या विद प्रेगनेंसी। नेक्स्ट लिखो। दिखाना पड़ेगा या लिख लो?
प्रेगनेंसी का रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ